एक बीएड के बहुत अहम टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है पाठ योजना। ठीक है, तो पाठ योजना से पहले हम लोग जानेंगे कि पाठ योजना होती क्या है। कि जब बीएड के स्टूडेंट जब जाते हैं स्कूल ऑब्जर्वेशन में, तो वहां पे जब कोई भी क्लास को लेने के पहले एक अपनी कोई भी टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना एक टॉपिक को तैयार करते हैं, एक योजना बनाते हैं। ठीक है, और उसको उसमें इस योजना से क्या लाभ है, पाठ योजना से, कि वह एक सिस्टमैटिक वे में उसको वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग जानेंगे इसके विभिन्न प्रकार के जो बने हुए हैं, जैसे पाठ योजना, इसमें क्रम संख्या। तो क्रम संख्या क्या डालना है कि जितने नंबर की पाठ योजना बनाने जा रहे हैं उसको यहाँ पे क्रम संख्या में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत तरह की बातें आएंगी जो इसको हम लोग विस्तृत एक अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहला पाठ योजना है, उसमें से सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो कौन सी सब्जेक्ट की पाठ योजना है उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम, मतलब आपका नाम, जो आप लेसन प्लान या पाठ योजना को बनाने जा रहे हैं, तो उनका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि छात्र अध्यापक बॉयज कैंडिडेट के लिए, छात्र अध्यापिका गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, है ना। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट रहेंगे वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो बॉयज कैंडिडेट रहेंगे वो ओनली छात्र अध्यापक लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम में क्या आएगा, जिस स्कूल पे आपको मिली है स्कूल ऑब्जर्वेशन में, जिस स्कूल में अपनी पाठ योजना को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिस स्कूल के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो चीज का आपका विद्यालय का नाम होगा। विषय, अब यहाँ पे विषय आ गया, तो विषय क्या है, यहाँ पे विषय का नाम जो होगा वो विज्ञान होगा। ठीक है, क्या होगा, विज्ञान होगा, है ना। तो विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 चीज आती है। तो इसमें हम उप विषय में जो ये उत्तक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो उप विषय में आगे आपका जीव विज्ञान। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा, उप विषय में आएगा जीव विज्ञान। ठीक है, उसके बाद वर्ग, वर्ग आपका हो गया आपका क्या, यहां पे 9वीं, ठीक है, या 10वीं, कोई भी वर्ग में तो टॉपिक चेंज हो जाएगा आपका, है ना, प्रैक्टिस चेंज हो जाएगा, 9वीं या 10वीं, यानी कि इसमें हम 9वीं की कक्षा की जो है वो पाठ योजना को तैयार किया है ना। क्लास का मतलब क्या होता है, पीरियड, यानी कौन सा पीरियड लिया, सॉरी वर्ग हो गया, फिर क्लास, क्लास में कौन सा पीरियड में आप जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, या फिर जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नाम लिखेंगे यहाँ। अवधि यहाँ पे एटलीस्ट 45 मिनट होती है, 45 मिनट की होती है अवधि, है ना। फिर उसके बाद दिनांक, जिस डेट पे आप जा रहे हैं पाठ योजना को तैयार करके वहां पे उसको एज्यूमिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसका दिनांक होगा। ठीक है, इतना चीज को हम लोग यहाँ पे जनरल समझ गए। उसके बाद इससे आगे दोस्तों प्रकरण, तो जो पाठ योजना बनेगी उसका कुछ टॉपिक होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो उस प्रकरण को यहाँ पे लिखेंगे। उसका मान लीजिए जैसे हम लोग उत्तक को लिए, है ना, उत्तक के बारे में जानेंगे, प्रकरण मेरा उत्तक हो गया। तो उत्तक कहने का मतलब वैसा टॉपिक लेना है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे जीव विज्ञान में उत्तक आता है, इसलिए हम इस प्रकरण को क्या किए, उत्तक किए। ठीक, उसके बाद इसमें जनरल सामान्य उद्देश्य, फिर आगे आपका विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कहने का मतलब क्या है कि आप इस चैप्टर को पढ़ाने का आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, यानी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है सामान्य उद्देश्य। जितनी भी बातें होगी वो सामान्य उद्देश्य में सब्जेक्ट की बात से रिलेटेड बातें होंगी, और विशिष्ट उद्देश्य में वो टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य में क्या होगा, पहला नंबर कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत
करना। ठीक है, मतलब ये विज्ञान विषय की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसको अध्ययन करने से क्या होगा, विज्ञान विषय के प्रति क्या होगा, हमारी रुचि जागृत होगी, है ना। फिर दूसरा में क्या होगा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, यानी साइंटिफिक वे में हम काम कर सकेंगे, यानी कि छात्रों में क्या डेवलप होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, है ना। फिर तीसरा में छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, है ना, यानी छात्रों में क्या होगा, चिंतन शक्ति यानी सोचने की शक्ति, चिंतन शक्ति की विकास होगा, है ना, तर्क करने की शक्ति का विकास होगा विज्ञान, है ना। ये मेरा सामान्य उद्देश्य। फिर चौथा नंबर में छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होगा, मतलब किसी भी चीज के बारे में तर्क के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, सोचने में सक्षम हो पाएंगे, उसका डेवलप होगा। तो ये मेरा 4 सामान्य उद्देश्य हुआ इस विषय के प्रति। अब हम विशिष्ट उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला जनरल डिफरेंस आपको आना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का मतलब क्या होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, और विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद जो टॉपिक लेंगे ना, उसी के रिलेटेड बातें होगी। ठीक है, यानी जनरल रूप से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड सामान्य उद्देश्य में बातें होगी, और विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, टॉपिक से रिलेटेड बातें होगी, प्रकरण से रिलेटेड बातें होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखे, बच्चे उत्तक के बारे में जान सकेंगे। पहला, उत्तक के बारे में क्या होंगे, बच्चे जान सकेंगे, है ना। मेरा पढ़ने का मतलब है कि बच्चे जो है वो उत्तक के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा नंबर में बच्चे उत्तक के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, बच्चे उत्तक के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, है ना। फिर तीसरा नंबर में क्या होगा कि बच्चे यानी छात्र उत्तक से संबंधित ज्ञान को जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, मतलब जितने भी उत्तक के बारे में वो जानेंगे वो अपने डेली लाइफ में यूज कर सकेंगे, उसमें प्रयोग कर सकेंगे। अब ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब चीज जो होता है वो रैंडमली इस तरह से चलेगा, यहाँ के बाद ये ना, फिर विशिष्ट उद्देश्य से नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर शिक्षण बिंदु आ गया इसके बाद। तो शिक्षण बिंदु का मतलब शिक्षण विधि, सॉरी, ठीक है, शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, क्या मेथड से हम उसको पढ़ाएंगे, उस लेसन को बनाएंगे, है ना। तो एक प्रश्नोत्तर विधि और एक स्पष्टीकरण विधि। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब वो कि जो टॉपिक से हम जाएंगे वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस टॉपिक तक हम पहुंचेंगे, बच्चों के बीच। स्पष्टीकरण विधि का मतलब जो भी बच्चे को हम स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट करके जो हम उसको बताएंगे, स्पष्टीकरण विधि को कहलाता है। अब शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आप टॉपिक को पढ़ाने के दौरान आप जिस चीज का यूज करेंगे, जिस चीज का यूज करेंगे, मतलब जैसे उसको बताने के दौरान कोई भी चीज को समझाने का रहेगा तो कुछ लिखेंगे, तो चौक होगा, ये चौक है, ये चौक। फिर उसमें डस्टर मिटाने के लिए मान लीजिए गलती हो गया तो फिर डस्टर उसमें होगा। फिर चार्ट पेपर, कोई भी फिगर को दिखाएंगे तो उसमें चार्ट पेपर का यूज होगा। फिर मॉडल, फिर आदि, है ना। तो इस चीज की जो समाहित होगी वो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे प्रस्तावना होता है, ठीक है। अब प्रस्तावना में क्या होगा, यानी इंट्रोडक्शन, यानी यही सबसे मेन चीज है। ये चीज को एकदम ध्यान पूर्वक समझिए। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन किया गया है यानी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने के बाद पहला ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, है ना। टॉपिक से रिलेटेड रहने के बाद वैसा क्वेश्चंस जो करेंगे हम कि एक क्वेश्चन किए जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका से होता है ना। उसके बाद जो ये क्वेश्चन का जवाब मिला छात्र के द्वारा, इसमें एक छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है, 2 टेबल बनाना होता है। छात्र अध्यापक क्रिया का क्या काम है, छात्र अध्यापक जो है उससे क्वेश्चन करेंगे बच्चे से, जो छात्र क्रिया उसको जवाब देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका से होता है।
तो कोशिका से होता है मतलब क्या, इस क्वेश्चन का जवाब जो इससे मिला, फिर इसी से हमको एक क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का जवाब जो हमको मिला, फिर इसी से फिर तीसरा क्वेश्चन करना है ना। मतलब कि एक साथ जाहिर हो रहा है कि एक ये जिग-जैग प्रोसेस पे चल रहा है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर, फिर आंसर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, फिर आपका दूसरा नंबर में आ गया कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। बच्चे ने क्या जवाब दिया, रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद देखिए कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। इसमें बच्चे क्या हो गए, समस्यात्मक हो गए, मतलब इसमें बच्चे निरुत्तर हो गए, इसमें बच्चे जवाब देने में असमर्थ हो गए, यानी समस्या हो गई। तो यहीं से स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से उद्देश्य कथन का निर्माण होगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ एम्स का निर्माण होगा। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें बच्चे उलझ गए कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या होगा उद्देश्य कथन में कि बच्चों आज हम लोग उत्तक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी उत्तक किसके समय, इसके समूह पर ही, इसी से रिलेटेड है। तो यानी पूरी उत्तक के बारे में जब जानेंगे तो ये क्वेश्चंस का जो है हमको जवाब मिल जाएगा। इसीलिए अनाउंसमेंट ऑफ कथन, यानी कि उद्देश्य कथन का जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, उद्देश्य कथन हम लोग, जो मेरा उद्देश्य आज कथन का जो उद्देश्य रहेगा वो किस टॉपिक को पढ़ाने का रहेगा कि बच्चों आज हम लोग उत्तक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है उसके बाद जैसे कि हम लोग प्रस्तुतिकरण देखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण में क्या करना है कि जितने भी टॉपिक से जो मेरा रिलेटेड है टॉपिक है उसको पूरी प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी प्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। कहने का मतलब है इसमें से कुछ जो कॉलम बने हुए हैं उसको हर एक बिंदु को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसमें से क्या क्या चीज उसमें लिखेंगे वो चीज को भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला शिक्षण बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग पॉइंट। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया यानी पीपुल टीचर एक्टिविटी, है ना, इसका इंग्लिश नाम है। फिर छात्र क्रिया आता है, तो छात्र क्रिया इसको हम लोग स्टूडेंट एक्टिविटी बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य आया, श्यामपट्ट कार्य का मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर उसके बाद इसमें आया मूल्यांकन, यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा क्या इवैल्यूएशन आया, क्या उसको इवैल्यूएशन इसका करेंगे, उसमें से क्या प्रश्न वो क्या क्या चीज को सीखा, किस प्रश्न को वो सीखा, है ना। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में सबसे पहला देखेंगे उत्तक की समस्या, ठीक है। शिक्षण बिंदु में क्या है, उत्तक की समस्या को हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग कहां डील करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न होगी वो छात्र अध्यापक क्रिया में होगी, ठीक है। छात्र अध्यापक क्रिया कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन किए छात्र अध्यापक, है ना, हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो यहां पे छात्र क्रिया जो जवाब दिया, छात्र जो जवाब दिए वो कोशिका से, है ना, वह कोशिका है ना। फिर उसके बाद कोशिकाओं के समूह को जो विशेष कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, है ना। कोशिकाओं के समूह को जो विशेष कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें बच्चा जो है वो निरुत्तर हो गए, यानी कि वो जवाब देने में असमर्थ हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब मौन हो गया, बच्चा नहीं उत्तर दे पाया, तो ये तो हमको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इसी क्वेश्चन के जस्ट बगल में हम उसको नीचे स्पष्टीकरण करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। यानी इसमें कहेंगे किसी जीव के शरीर में, है ना, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वह एक विशेष कार्य करती है और उनकी
उत्पत्ति और कार्य समान ही होती है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण के माध्यम से हम उत्तक के बारे में जान रहे हैं और बच्चे को बता भी दिए, है ना। यानी किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा होती है ना, तथा वह एक विशेष कार्य करती है और उनकी उत्पत्ति और कार्य समान ही होती है। ठीक, पहला तो मेरा टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ, शिक्षण बिंदु। फिर उसी में दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि ये शिक्षण बिंदु को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो मेरा विशिष्ट उद्देश्य में लिखा गया है ना, उसी से हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु को लेंगे। ठीक है ना। अब उत्तक के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो उत्तक के प्रकार यानी कि पहले विकासात्मक प्रश्न उसमें करेंगे उससे रिलेटेड कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरा प्रश्न में कि क्या उत्तक में समान संरचना होती है ना, समान उसकी संरचना जो है वो समान होती है। तो बच्चे बोलेंगे क्या, हाँ, वो उत्तर देंगे यहां तक, हाँ। फिर उसमें तीसरा क्वेश्चन होगा क्या कि उत्तक कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे यहाँ पे जवाब देने में असमर्थ हो गए, है ना, यानी मौन हो गए। तो फिर उसको स्पष्टीकरण किया, यानी स्पष्टीकरण करने पर हमको क्या मिलेगा कि उत्तक दो प्रकार के पाया जाता है। पहला क्या, जंतु उत्तक, फिर वनस्पति उत्तक, है ना। तो जंतु उत्तक यहाँ पे कहा गया है कि जंतु में पाए जाने वाला उत्तक जंतु उत्तक कहलाता है ना। और वनस्पति उत्तक वनस्पति में पाए जाने वाला, पेड़ पौधे में पाए जाने वाला उत्तक वनस्पति उत्तक कहलाता है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, स्पष्टीकरण किया है ना। व्याख्यान के माध्यम से हम उसको ब्लैक बोर्ड में भी लिख के इसको हम क्या किए बताए हैं। तो बच्चे उस चीज को क्या करेंगे, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे या लिखेंगे भी, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, उस चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। अब इसके बाद क्या हो गया, श्यामपट्ट कार्य। तो इस चीज को बताने के दरमियान जो भी चीज हम श्यामपट्ट में लिखेंगे, है ना, उसमें फिगर भी हो सकता है, जैसे उत्तक का चित्र, है ना, अपने उत्तक का चित्र के बारे में देखेंगे। फिर कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ कोशिकाओं के समूह को हम लोग बनाएंगे, यानी उत्तक का चित्र बनाएंगे, बनाते हुए देखेंगे, है ना, उत्तक क्या है। फिर उत्तक कितने प्रकार का पाया जा रहा है, तो उसको ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। उत्तक दो प्रकार का पाया जाता है, क्या क्या, एक जंतु उत्तक और एक वनस्पति उत्तक। मतलब इन सभी चीजों को हम लोग कहाँ लिखे हैं, श्यामपट्ट कार्य में, है ना। इतना चीज हम लोग श्यामपट्ट कार्य किए। फिर उसके बाद यहाँ पर जब पूरा चीज मेरा यहाँ पे हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पे कॉलम में आ रहा मूल्यांकन प्रश्न, यानी मूल्यांकन, यानी जो भी टॉपिक हम पढ़े, है ना, जो भी टॉपिक हम पढ़े उस चीज को हम लोग क्या किए, मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो चीज हमने क्या क्या सीखा, यानी मूल्यांकन प्रश्न कर रहे हैं। उत्तक की परिभाषा लिखे, है ना, उत्तक की परिभाषा लिखे, यानी जंतु उत्तक एवं पादप उत्तक की परिभाषा उदाहरण सही, यानी ये सब चीज के बारे में हम लोग जान गए इस बिंदु के अनुसार। यानी इस प्रस्तुतिकरण में हम इन सभी चीजों को हम लोग क्या हुए, जान गए, है ना। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, यानी मूल्यांकन प्रश्न। और जो मूल्यांकन के बाद जो होगा वो मेरा आपका आएगा फिर, जैसे दोस्तों पुनरावृत्ति जो हम लोग प्रस्तुतिकरण में, उसके बाद इसमें आया पुनरावृत्ति, यानी रिकैप्चुअलाइजेशन। तो रिकैप्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा किए, है ना, उत्तक के बारे में जितने भी चीज की जानकारी दी है वो भी शिक्षण बिंदु, अलग अलग शिक्षण बिंदु के माध्यम से, तो उनको फिर से हम लोग रिकैप्चुअलाइजेशन यानी फिर से दोहरा रहे हैं। उससे कुछ प्रश्न जो हम लोग उठा रहे हैं, यानी उसको पुनः जो है फिर एक सारांश रूपी तथ्य से हम लोग उसको पुनरावृत्ति कर रहे हैं, है ना, उस तरह से है।
आपका गृह कार्य का मतलब यहाँ पे फिर होगा नेक्स्ट टाइम। तो गृह कार्य क्या होगा कि उत्तक किसे कहते हैं, है ना। कुछ काम देंगे बच्चे को, जब सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ जो है उसमें पढ़ लेंगे हम लोग, तो उसमें गृह कार्य देंगे बच्चे को, होम असाइनमेंट, है ना। तो उत्तक किसे कहते हैं, पहला प्रश्न, और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक क्वेश्चन मार्क्स होगा, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा में आपका आएगा पादप उत्तक के बारे में विस्तार से बताइए, है ना। पादप उत्तक के बारे में क्या करना है, विस्तार से बताना है। फिर इसके बाद लास्ट पाठ योजना के अंत में एक पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर आपका बाएं साइड रहेगा। उसमें से जो भी आपके कॉलेज के, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन से जो भी कॉलेज है, वो उनका जो एक गाइड के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में जो है आपके जाएंगे, उनका सिग्नेचर होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक का मतलब हो गया कि आप जो लेसन प्लान बनाने वाले हैं, जो बनाए हैं, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, है ना। फिर उसके बाद जिस स्कूल में आप अपना योगदान देने गए हैं, उस स्कूल का जो है यहाँ पर क्या होगा, सिग्नेचर होगा, यानी साइन होगा। वो प्रधानाध्यापक महोदय का यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। तो हम लोग आज पूरी लेसन प्लान का हर एक चीज को, है ना, विस्तार पूर्वक क्या किए, अध्ययन किए, है, वो भी जीव विज्ञान का। और उसमें मेरा जीव विज्ञान का जो टॉपिक था, जो प्रकरण था, वो उत्तक था। उनके विभिन्न विषय के बारे में हम लोग क्या किए, चर्चा किए, और अंत तक जो है हम लोग एक विस्तार पूर्वक जो है पाठ योजना का अध्ययन किए, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से यह समझेंगे कि आप लोग को एक जीव विज्ञान का पाठ योजना हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गई, और इसमें स्किप नहीं करना है छात्र। इसको जो है एक पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस करके जो है आप लोग देखिए, और उसके बीच में जो है फिर पुनः अपना एक अलग टॉपिक लेके फिर उसको जो है अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। इसमें आपको एक पाठ योजना बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।